राधे राधे आप सभी को। नमस्ते, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो पिछली क्लास में हमने प्रगतिवाद देखा था, आज हम देखेंगे प्रयोगवाद। तो चलिए प्रयोगवाद शुरू करते हैं। प्रयोगवाद से आधुनिकतावाद का आरंभ होता है। इसे प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया भी कहा जा सकता है। प्रगतिवाद के पास मार्क्सवादी दर्शन था, पर दर्शन की कट्टरता, समाजवादी यथार्थवाद, वर्ग संघर्ष में प्रोलेटेरियत की विजय, प्रतिबद्धता, सामूहिकता के कारण उसके साहित्य में एक रसता आ गई थी। उसमें व्यक्तिगता के लिए कोई अवकाश नहीं था, न कला समस्या से उसका कोई सरोकार था। प्रगतिवाद के विचारधारात्मक दबाव और आतंकवादी प्रभाव ने भी प्रयोगवाद का मार्ग प्रशस्त कर रखा था। प्रयोगवाद का मूलाधार व्यक्तिगता था, व्यक्तिवाद। छायावादी व्यक्तिगता से यह इस अर्थ में भिन्न है कि पहले में भावुकता का प्राधान्य था तो दूसरे में बौद्धिकता का। यह मुख्यतः शहरी जीवन की जटिलता से संबद्ध है। इसमें यथार्थवाद नहीं, यथार्थ का अमूर्तन मिलता है। आश्चर्य है कि हिंदी के मार्क्सवादी आलोचक कविता में ही यथार्थवाद खोजने लगे, जबकि इसकी गुंजाइश कविता में सबसे कम होती है। प्रगतिवादी निश्चिंतताओं के विरुद्ध इसमें संदेह, शंका, व्यर्थता आदि प्रमुख बन जाते हैं। इसकी चौथी विशेषता है भाषा शैली का वैचित्र्य। इसकी शैली स्थिर नहीं होती। शैली की स्थिरता आधुनिकता और प्रयागवाद के विरुद्ध है। फैंतासी, स्वप्न बिंब, अन्योपदेशिकता इसी भाषिक बुनावट के अनिवार्य अंग हैं। प्रयोगवाद का आरंभ अज्ञेय के संपादकत्व में प्रकाशित तार सप्तक से होता है। तो प्रयोगवाद का आरंभ किससे होता है? अज्ञेय ने जो तार सप्तक प्रकाशित किया उसी से। तार सप्तक 1943 में आता है। तार सप्तक की भूमिका पर तेज रोशनी डालने से भूमिका लेखक का मंतव्य स्पष्ट हो जाता है। वह कहता है कि सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं। ये पूछता है कथन, किसने कहा है? तो अज्ञेय ने तार सप्तक की भूमिका में कहा है कि सातों कवि किसी एक स्कूल के नहीं हैं, वे राही नहीं राहों के अन्वेषी हैं। चाहे लोकतंत्र हो या उद्योगों का समाजीकरण, इनके बारे में सबके मत एक नहीं हैं। उनकी रचनाएं प्रयोगशीलता के नमूने नहीं हैं, पर प्रयोगशील अवश्य हैं। भूमिकाकार अपने ढंग से व्यक्ति स्वातंत्र, प्रयोगशीलता और वैविध्य, प्लूरलिज्म को रेखांकित करता है। तार सप्तक प्रसंग में नेमीचंद जैन ने लिखा है, ये ध्यान देना है कि तार सप्तक में ये किसका कथन है? तो नेमीचंद जैन लिखे हैं तार सप्तक में कि जिस बदलती हुई काव्य चेतना की एक अभिव्यक्ति तार सप्तक के कवियों में मिलती है, वह उस दौर के अन्य बहुत से तरुण कवियों में थी, जिनमें निराला के अतिरिक्त शमशेर बहादुर सिंह, त्रिलोचन, भवानी, राजेश्वर गुरु, केदारनाथ अग्रवाल और नरेंद्र शर्मा तक का उल्लेख किया जा सकता है। इस तरह तो इस सूची में 2-4 कवियों का नाम और भी जोड़ा जा सकता है। वास्तविकता तो यह है कि प्रयोगशील 2 ही कवि ठहरते हैं, एक निराला और दूसरे शमशेर बहादुर सिंह। किंतु व्यक्ति निष्ठता, प्राइवेसी और आधुनिकता शमशेर में ही मिलती है। तार सप्तक के 5 कवि अपने को मार्क्सवादी घोषित करते हैं। बाद में रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध को छोड़कर शेष ने अपनी घोषणाएं वापस ले ली। तार सप्तक में 7 कवि थे, अमुने गिरा प्रभा ट्रिक से हम लोग याद किए हैं। तो 7 कवि थे, तो उसमें से 5 तो अपने आप को मार्क्सवादी मतलब प्रगतिवाद से भी संबंध बताते हैं, लेकिन बाद में सब अपनी घोषणाएं वापस ले लेते हैं, केवल रामविलास शर्मा और मुक्तिबोध को छोड़ के। इससे पता लगता है कि उस समय तक विभिन्न विचारधारा के कवियों में सह अस्तित्व की भावना मौजूद थी। बाद में मार्क्सवादियों और गैर मार्क्सवादियों के शिविर अलग हो गए। एक का शिविर दूसरे के लिए वर्जित हो गया।
समय समय पे दोनों शिविर एक दूसरे पर हमला करते रहे। आंदोलन के रूप में प्रगतिवाद 1951 में समाप्त हो जाता है। उसी वर्ष दूसरा सप्तक आता है 1951 में। पहला सप्तक 1943 में, दूसरा 1951 में प्रकाशित होता है। इसमें एक भी प्रगतिवादी सम्मिलित नहीं किया गया। दोनों शिविरों के अलगौजे का दायित्व प्रगतिवादियों पर है। मुक्तिबोध ने समीक्षा की समस्याएं निबंध में लिखा है, तो ध्यान देना है। समीक्षा की समस्याएं निबंध किसका है? मुक्तिबोध का है। इस निबंध में वो क्या लिखे हैं? तो लिखे हैं कि किसी जमाने में प्रयोगवादी कविता प्रगतिवाद के अधिक निकट थी, किंतु प्रगतिवादियों ने उसकी खूब उपेक्षा की। जो अपने से भिन्न है वह अपना विरोधी भी है। जो काव्य के अपने ढांचे में ढला हुआ नहीं है वह गलत भी है, असुंदर भी है, प्रतिक्रियावादी भी है। इस प्रकार का सोच विचार समीक्षकों की मानव यथार्थ से दूरी, लंबे चौड़े फासले सूचित करता है। तार सप्तक के कवियों ने प्रयोगशील और प्रयोग शब्द का उल्लेख किया है, प्रयोगवाद का नहीं। सबसे पहले नंद दुलारे वाजपेयी ने अपने एक निबंध प्रयोगवादी रचनाएं में इसका प्रयोग किया है। इस निबंध में तार सप्तक की समीक्षा की गई है। अज्ञे ने दूसरा सप्तक की भूमिका में वाजपेयी जी के आरोपों का उत्तर दिया है। उन्होंने लिखा है, अज्ञे ने क्या लिखा है ध्यान देना है। किस सप्तक की भूमिका में लिखा है? तो दूसरे सप्तक की भूमिका में लिखा है। यहाँ से प्रश्न आ चुका है। लिखा है कि हमें प्रयोगवादी कहना उतना सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। फिर वो आगे कहते हैं इसी सप्तक में कि प्रयोगवाद अपने आप में इष्ट नहीं है, वह साधन है और दोहरा साधन है, क्योंकि एक तो वह उस सत्य को जानने का साधन है जिस कवि प्रेषित करता है, और दूसरा वह इस प्रेषण की क्रिया को और उसके साधनों को जानने का साधन है। अर्थात प्रयोग द्वारा कवि अपने सत्य को अधिक अच्छी तरह जान सकता है। वस्तु और शिल्प दोनों के क्षेत्र में प्रयोग फलप्रद होता है। तो ये अज्ञे ने कहा है। देखिए ये सब प्रश्न आ चुके हैं एग्ज़ाम में बिल्कुल पॉइंट से एकदम प्रश्न उठाता है किताबों से, चाहे शुक्ल जी चाहे बच्चन सिंह। और हम लोग सोचते हैं कहाँ से प्रश्न बनता है, कहाँ से आता है। सारे नए पुराने प्रश्न आपको यहीं से मिलेगा। 21 में लोग परेशान हुए, नए प्रश्न आए। सारे नए प्रश्न आप लोगों को शुक्ल की और बच्चन सिंह की किताबों में देखने को मिल जाएंगे। तो कुछ नया नहीं, बस इन किताबों से ही आना है प्रामाणिक, और कहीं से आएगा नहीं, गाइडों से प्रश्न बनेगा नहीं। तो किताबें ही हमें तैयार करनी है, और किताबें पढ़ लिए तो अनुभव मिलता है। प्रश्न आएगा सामने तो याद तो नहीं होता है, कभी भी पूरी किताब किसी को याद नहीं होगी, लेकिन एक दो बार हम पढ़ लेते हैं तो हमें अंदाज़ा चल जाता है कि उनकी लैंग्वेज कैसी है, किस आलोचक की, कथन पकड़ने में सहायक हो जाता है, या फिर मतलब कुछ प्रश्नों का हम अंदाज़ा भी लगा के सही कर लेते हैं। तो इसीलिए किताबें बहुत ज़रूरी है। किताबें आपका आधार तैयार करती हैं। उसके बाद नोट्स, प्रैक्टिस सेट हो गया, तो तैयारी करना है। सबसे पहले इतिहास ग्रंथ जो हमारे दो हैं, शुक्ल जी, बच्चन सिंह, बस इन्हीं दोनों का, ज़्यादा के चक्कर में नहीं, यही दोनों से बनता है। और उसके बाद आप प्रैक्टिस सेट देख सकते हैं, नोट्स देख सकते हैं, प्रैक्टिस यूट्यूब पे चलती है उसे देख सकते हैं। तो इतना काफ़ी है। तो हम लोग इधर उधर परेशान होते रहते हैं कहाँ से प्रश्न आता है। प्रश्न यहीं से आता है, लाइन बाय लाइन देखिए प्रश्न बना हुआ है। ये प्रश्न आया है कि प्रयोग अपने आप में इष्ट नहीं, साधन है। अज्ञे किस सप्तक की भूमिका में कहते हैं? तो स्पष्ट लिखा है कि दूसरे सप्तक की भूमिका में कहे हैं। चलिए अगला है कि पश्चिम में इस तरह का आंदोलन चल चुका था। सन 1932 में न्यू सिग्नेचर शीर्षक एक काव्य संग्रह ब्रिटेन से प्रकाशित हुआ। इसमें स्टेफन स्पेंडर, ऑडेन, लेहमान, एम्पसन आदि की रचनाएं संग्रहित थी। सन 1930 के आसपास साम्यवाद आधुनिकता का मानदंड था। इसे स्पेंडर ने गॉड दैट फोल्ड, असफल ईश्वर कहा। न्यू सिग्नेचर के कवियों ने पारंपरिक काव्य प्रणालियों को पुरानी, असंतोषप्रद और अधूरी समझ के नई दिशा की ओर प्रयास किया। न्यू सिग्नेचर गॉड दैट फेल्ड की प्रतिक्रिया में आया तो प्रयोगवाद प्रगतिवाद की प्रतिक्रिया में आया। 1946 में इस काव्य आंदोलन के पुष्टयर्थ अज्ञे ने प्रतीक का प्रकाशन किया।
तो अब प्रतीक अज्ञे की पत्रिका थी, ये बताते हैं 1946 में, लेकिन नहीं, प्रतीक का प्रकाशन 1947 में होता है। ठीक, 47 हमें ध्यान देना है। प्रतीक अज्ञे की पत्रिका थी। अगला है प्रयोग। दूसरा सप्तक के प्रकाशन के साथ प्रयोगवाद नई कविता में रूपांतरित हो जाता है। तो ये भी प्रश्न बन चुका है कि किस सप्तक के प्रकाशन के बाद प्रयोगवाद नई कविता में बदल जाता है। तो दूसरा सप्तक के प्रकाशन के बाद। नई कविता नाम भी अज्ञे का ही दिया हुआ है। सन 1952 में पटना रेडियो से उन्होंने इसकी घोषणा की थी। सन 1954 में जगदीश गुप्त के संपादकत्व में नई कविता नामक पत्रिका का प्रकाशन भी होने लगा। तो नई कविता पत्रिका का प्रकाशन 1954 में हुआ। संपादक जगदीश गुप्त थे, ध्यान देना है। प्रश्न ये भी आ चुके हैं। आप लोग प्रीवियस देखेंगे तो खुद ही आप लोगों को मिलेगा कि कहाँ कहाँ से, देखो सब प्रश्न यहीं से बने हैं। वास्तव में नई कविता प्रगतिवाद और प्रयोगवाद के अतिवादी छोरों को मिलाने वाली रेखा के किसी बिंदु पर होती है। यह बिंदु मध्य बिंदु के इधर उधर भी हो सकता है और उधर भी। दूसरा सप्तक में एक भी प्रगतिवादी कवि नहीं है। अपनी घोषणा के बावजूद शमशेर प्रगतिवादी नहीं है, प्रयोगवादी ही कहे गए। रघुवीर सहाय अर्ध प्रगतिवादी हैं। तो प्रश्न बनेगा कि अर्ध प्रगतिवादी कौन है? बच्चन सिंह ने किसे कहा है? तो रघुवीर सहाय को कहा है। भवानी प्रसाद मिश्र गांधीवादी है। प्रयोगवाद का कौन सा कवि गांधीवाद था? तो भवानी प्रसाद मिश्र हैं। इस सप्तक में न राजनीतिक व्यंग है और न आत्मग्रस्त व्यक्तिकता, पर प्रत्येक कवि प्रगतिशील और प्रयोगवादी दोनों है। दूसरा सप्तक की टेक्निक सधी हुई, भाषा बोलचाल के निकट और भावानुभूति मर्मस्पर्शी तथा प्रकृति की ताज़ा छवियों से युक्त है। सन 1950 के आसपास साहित्यकारों की दृष्टि गांव की ओर गई। यह स्वतंत्र देश की आर्थिक सामाजिक नीति का परिणाम भी था। इसमें जवाहरलाल नेहरू और भारत की आरती 15 अगस्त 1947 पर भी कविताएं संग्रहित हैं। समाज को समझने के लिए मार्क्सवाद की वैज्ञानिक दृष्टि आवश्यक है। रघुवीर सहाय ने ठीक ही लिखा है कि कविता पर इसे गिलाफ की तरह चढ़ाया नहीं जा सकता। इस सप्तक की भाषा बोलचाल के काफ़ी निकट है। कविगण ग्राम धुनों और लय की ओर भी आकृष्ट हैं। अब आता है तीसरा सप्तक। तो पहला सप्तक हमारा है 1939 में, नहीं 1943 में तार सप्तक है। दूसरा सप्तक 1951 में, तीसरा 1959 में। तो 1943, 1951, 1959 ध्यान देना है। 43, 51, 59। तीसरा सप्तक 1959 में प्रकाशित हुआ। सन 1956 में नकेन के प्रपद्यवाद का प्रकाशन हो चुका था। तो ये भी प्रश्न बनता है कि प्रपद्यवाद का प्रकाशन कब हुआ? तो 1956 में हुआ, जिसे नकेनवाद भी कहते हैं, क्योंकि इसमें 3 कवि आते हैं, नलिन विलोचन, केसरी कुमार और नरेश। तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? नकेनवाद। प्रपद्यवाद का दावा है कि असली प्रयोगवादी नकेन ही है। यह एक प्रकार का रूपवाद या कलावाद था, अतः इसकी नोटिस नहीं ली गई। तीसरा सप्तक की भूमिका में लगे हाथ अज्ञे ने प्रपद्यवादियों को आड़े हाथों लिया। इस सप्तक में प्रायः व्यक्ति और समाज का द्वंद्व मिलेगा। कुछ लोगों ने बुद्धिवाद का, उसके अतिरेक का विरोध भी किया है। कहीं कहीं निराशा और उदासी भी है, पर समग्रतः यह उल्लासमय है। काव्य भाषा का उल्लेख करते हुए केदारनाथ सिंह ने बिंबों पर विशेष जोर दिया है। तो प्रश्न आ चुका है ये कि केदारनाथ सिंह किस सप्तक के कवि थे? तीसरे सप्तक के। टीजीटी में आ चुका है ये। फिर है, यह इस सप्तक की उपलब्धि है। बाद में यह काव्यलोचन का केंद्रवर्ती शब्द हो गया। सन 1979 में अज्ञे ने चौथा सप्तक संपादन किया। पहला 43, दूसरा 51, तीसरा 59, चौथा 79। इसमें आने वाले कवि हैं अवधेश कुमार, राजकुमार कुंभज, स्वदेश भारती, नंद किशोराचार्य, सुमन राजे, श्रीराम वर्मा और राजेंद्र किशोर की कविताएं संग्रहित हैं। इस सप्तक के संपादक और कवि अज्ञे की प्रतिध्वनियों को सुरक्षित करके दिख पड़ते हैं। तीसरा सप्तक में सप्तक काव्य परंपरा समाप्त हो जाती है।
चौथा सप्तक उसका सुरक्षा कवच होकर रह जाता है। स्मरण रखना चाहिए कि सप्तकीय परिवेश के बाहर भी जगदीश गुप्त, दुष्यंत कुमार, लक्ष्मीकांत वर्मा, बालकृष्ण राव आदि नई कविता लिख रहे थे, किंतु सप्तकीय शोरगुल में उनकी आवाज़ कम सुनाई पड़ी। फिर भी नई कविता की प्रवृत्तियों पर विचार करते समय सप्तकीय कविता के साथ सप्तकेतर कवियों को भी लेना होगा। संक्षेप में नई कविता की नई प्रवृत्तियाँ दिखाई पड़ती हैं। पहली प्रवृत्ति है वाद मुक्तता। न वह पूरे तौर पे प्रयोगवादी है और न प्रगतिवादी। वह इन दोनों अतिवादों को जोड़ने वाली रेखा के किसी बिंदु पे हो सकती है। आस्था, आशा, संकल्प, उत्साह तथा अनास्था, निराशा, भय, अंधेरा, अनिश्चितता, शंका, संदेह आदि के स्वरों की अनुगूंज इसकी दूसरी विशेषता है। वैचारिकता, संवेदनात्मकता, वैचारिकता को सभी नए कवियों ने स्वीकार किया है। कहीं परंपरा की परिवर्तमान परंपरा की स्वीकृति है तो कहीं अस्वीकृति, कहीं कोरी वैयक्तिकता है तो कहीं व्यक्ति और समाज की टकराहट। जहाँ तक भाषा का संबंध है, अज्ञे ने शब्दों में नए अर्थ भरने की बात उठाई है। फंताशी, अन्यापदेश के अतिरिक्त नए अर्थ, गर्भ प्रतीकों, बिंबों, विडंबनाओं, विसंगतियों आदि पर कवियों का विशेष ध्यान गया है। अज्ञे ने लिखा भी है। क्या लिखा है? ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। तो अज्ञे की ये पंक्ति बहुत अच्छी है। जब प्रयोगवाद प्रगतिवाद में पंक्तियाँ आपको बहुत अच्छी मिलेंगी। बाकी भक्ति काल पढ़िए, भक्ति काल में भी ठीक मिलेगा। आदिकाल की तो बाप रे बाप, बस रटना है आदिकाल की पंक्तियों को कि जड़ मिज्जड़ सब पंक्ति हैं, लेकिन पूछी जाती हैं कि समझ उसका कुछ नहीं आता है ज़्यादा, और समझ अर्थ निकालेंगे भी तो कुछ खास नहीं निकलता है। लेकिन इधर की पंक्तियाँ क्योंकि हमारी भाषा में हैं, हमारे भाव हैं, तो बहुत अच्छी लगती हैं। चलिए, सन 1962 में चीन भारत युद्ध के परिणाम स्वरूप देश का स्वाभिमान बुरी तरह आहत हुआ। कविता हताशा की दिशा की ओर मुड़ गई। प्रयोगवादी वैयक्तिकता ने नए गुल खिलाने शुरू किए। हर कवि कोई न कोई पत्रिका निकाल कर नया काव्य आंदोलन आरंभ कर देता था। नवलेखन, सूर्योदयी कविता, अकविता, वीटनिक कविता, नवगीत आदि कविता के कुकुरमुत्ताई आंदोलन हैं जो एक क्षण जन्मते हैं और दूसरे क्षण मर जाते हैं। इस दौर के अधिकांश कवि अमेरिकी कवि गिन्सबर्ग के वीट आंदोलन से प्रभावित हैं। तो अब हम देखेंगे सबसे पहले अज्ञे जी को, जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक हैं। प्रयोगवाद के प्रवर्तक अज्ञे। प्रयोगवाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? नंदुलारे वाजपेयी ने। तो ये ध्यान देना है आपको, ठीक। तो अज्ञे को देखते हैं। अज्ञे का जन्म होता है 1911 में और निधन होता है 1927 में। अज्ञे समग्रतः प्रयोगशील या प्रयोगवादी हैं। उनके चिंतन और कविता का सरोकार सर्जनात्मक लेखन की समस्याओं से है। छायावादोत्तर काल में यदि किसी और को प्रयोगवादी कहा जा सकता है तो वह अपनी वाम दिशा के बावजूद शमशेर हैं। वाम दिशा शमशेर बहादुर सिंह की कविता है। तो बताया जा रहा है कि अगर अज्ञे के बाद किसी को प्रयोगवादी कहा जा सकता है तो वो शमशेर बहादुर हैं। पर अज्ञे का प्रयोगवाद संवेदना के धरातल के आसपास से गुजर जाता है। ये कविताएं अभिव्यक्ति, संप्रेषण और साधारणीकरण की समस्याएं भी उठाती हैं। उन्होंने नई कविता को एक हद तक दीक्षा गम्य कहा है। वे प्रगतिवाद विरोधी हैं। प्रगति के मिथक में उन्हें विश्वास नहीं है। व्यक्ति स्वातंत्र्य में उनकी दृढ़ आस्था है। वे अपनी सोच और तकनीक में आधुनिक हैं। वे आत्मचेतस, आत्मनिष्ठ और एक हद तक आत्मग्रस्त हैं। यह आत्मग्रस्तता उनके चिंतन और काव्य दोनों में मुखर है। मैं की चार दीवारी से बाहर निकलना चाहते हैं, बाहर को कुछ देना चाहते हैं, पर इस चाहत में भी गर्व की दीप्ति है। यही उनके अनुभव की अद्वितीयता की सीमा है। अज्ञे की पंक्ति है ना, कहते हैं कि यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया। तो यही अज्ञे के अनुभव की अद्वितीयता की सीमा है। उसमें शब्द तरास की चमक तो है पर अर्थ गौरव की गमक नहीं। किंतु जहाँ वह चमत्कार, मौन की मुखरता और रहस्य दर्शन से मुक्त हैं,
वहाँ काव्य संवेदनशील भी बन पड़ा है। भग्नदूत इनका प्रथम काव्य संग्रह है, पूछा जा चुका है। अज्ञे का प्रथम रचना, प्रथम काव्य संग्रह भग्नदूत है, 1933 में आता है। फिर चिंता है 1942 में, इत्तेलम है 1946 में। भग्नदूत, चिंता, इत्तेलम उनके प्रारंभिक काव्य संग्रह हैं। स्पष्ट है कि उनका लेखन छयवाद काल में ही प्रारंभ हो चुका था। भग्नदूत पर प्रसाद के आंसू और निराला के गीतों का प्रभाव है। चिंता में समर्पण, पीड़ा, आत्मदमन को पुराने ढंग से नारी के मत्थे मढ़ा गया है। इत्तेलम में वे यौन वर्जनाव के विरुद्ध जिहाद छोड़ते हैं और उन्हीं की पंक्ति है इत्तेलम में। तो ये अभी तक तो इनकी पंक्ति हम लोग ध्यान देते थे कि पंक्ति किसकी है, तो अज्ञे की। अब ये ध्यान देना है कि ये इत्तेलम से ली गई है। क्या है पंक्ति? मूत्र सिंचित मृत्तिका के वृत्त में, तीन टांगों पर खड़ा नतग्रीव धैर्य धन गदहा। तो पंक्ति अज्ञे की है, इत्तेलम से। यह पंक्ति लिखकर वह अस्वच्छंदतावादी एंटी रोमांटिक रुख व्यक्त करते हैं। वस्तुतः हरी घास पर क्षण भर से अज्ञे की नई काव्य यात्रा आरंभ होती है। इत्तेलम, इति प्लस अलम से ही स्पष्ट है, यह संधि है इत्तेलम में। इसी से स्पष्ट है कि अज्ञे ने जो कुछ लिखा है उसकी अब वे इति चाहते हैं। इसके बाद से नई शुरुआत उनके अंतर्गुहावासी की बेचैनी से आरंभ होती है और कभी भी समाप्त नहीं होती। अंतर्गुहावासी कविता उनकी चिंता और कवि कर्म की पूंजी है। तो एक कविता हमें मिल गई। अंतर्गुहावासी किसकी है? अज्ञे जी की कविता है। तो ध्यान दे सकते हैं, पूछ सकता है। वह स्वरति को पहचान करके भी अनपहचाना कर देता है। इस कविता में उनका दाता स्वरूप भी उभरता है। व्यष्टि के अभिमान का उल्लेख भी इसी में है। नदी के द्वीप शीर्षक कविता में कवि प्रतीकों के माध्यम से अपने को, अपनी अस्मिता को परिभाषित करता है। नदी के द्वीप में क्या कहे हैं अज्ञे जी? पंक्ति ध्यान देना है। किंतु हम हैं द्वीप, द्वीप से पकड़ सकते हैं, नदी के द्वीप से है। कहते हैं किंतु हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं। स्थिर समर्पण है हमारा, हम सदा के द्वीप हैं, स्रोतस्विनी के, किंतु हम बहते नहीं हैं, क्योंकि बहना रेत होना है। हम बहेंगे तो रहेंगे नहीं। महत्वपूर्ण रहना या होना है। महत्वपूर्ण क्या है? रहना या होना है हमारा, बहना नहीं है। धारा में रह के इतिहास प्रवाह में घुलकर उसका अपना निजीपन नहीं रहेगा। बहुत अच्छी कविताएं हैं। तो अज्ञे की नदी के द्वीप कविता भी है और नदी के द्वीप उपन्यास भी है। तो ध्यान देना है, जो नए लोग पढ़ रहे होंगे उन्हें कन्फ्यूजन हो जाता है। नहीं, इनकी नदी के द्वीप कविता भी है और उपन्यास भी है। 1951 में आता है उपन्यास, रेखा भुवन गौरा पात्र हैं, और इनकी कविता भी है। इस कविता में लिखे हैं, हम हैं द्वीप, हम धारा नहीं। हम बहेंगे नहीं, बहना रेत होना है, हम बहेंगे तो रहेंगे ही नहीं। कौन कहता है? अज्ञे जी कहते हैं। धारा में बह के इतिहास प्रवाह में घुल के उसका अपना निजीपन नहीं रहेगा। उनकी कविता की अभिव्यक्तियाँ एक प्रकार की सुरक्षा कवच हैं, धारा के लिए अवैध। सो रहा है झोंप, शरद, कतकी पूनो आदि निसर्ग दृश्य हैं, पर उन दृश्यों के पार का प्रत्यय भी द्रष्टव्य है, काव्यात्मक है। प्रस्फुटन के क्षणों का मोल शेफाली विजन की धूल पर चुपचाप अपने मुग्ध प्राणों से अजाने आँख आ जाती है। शब्दों में नए अर्थ भरने की बात वे गद्य में नहीं, कविता में भी करते हैं। लिखे हैं अज्ञे जी, नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना है। नहीं कारण कि मेरा हृदय उथला या कि सुना है, या कि मेरा प्यार मैला है, बल्कि केवल यही, ये उपमान मैले हो गए। देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच, कभी बासन अधिक घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। अज्ञे जी की पंक्ति बहुत अच्छी पंक्ति है। कहते हैं कि मतलब मैं तुमको नदियों की, पहाड़ों की, झरनों की उपमा नहीं दे रहा हूँ, तो तुम ये मत सोचना कि मेरा प्यार सूना है या मेरा प्यार मैला है, ऐसा नहीं है। मैं इसलिए इसकी उपमा तुम्हें नहीं देता हूँ क्योंकि देवता इन प्रतीकों का कुछ कर गए हैं, एकदम बहुत पुराने हो गए हैं ये सब। तो कहते हैं ये उपमान मैले हो गए,
और मैला उपमान से अपनी प्रेमिका, प्रेयसी या किसी को थोड़े ना नवाजा जाएगा। तो इसीलिए कहते हैं ये उपमान मैले हो गए, देवता इन प्रतीकों के कर गए हैं कूच। कभी बासा नदी घिसने से मुलम्मा छूट जाता है। तो यह अज्ञेय जी की पंक्ति है, बहुत अच्छी है। कविता पढ़ना बहुत अच्छा लगता है। मन करता है प्रगतिवाद प्रयोगवाद की सारी कविताएं पढ़ ली जाए लेकिन नहीं, जब तक नौकरी न मिले साहित्य में उतना नहीं खोना है, उतना ही पढ़ना है जो पेपर में आए, क्योंकि हमारी प्राथमिकता नौकरी होनी चाहिए। घर वाले नौकरी के लिए पढ़ाते हैं हमें, ना कि अब तुम अपना आनंद लो। साहित्य तो भाई आनंद की चीज़ है। उपन्यास, कहानी, कविता पढ़ेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा, ज्ञान भी मिलता है, बिल्कुल मिलता है। लेकिन अभी हम लेके क्या करेंगे, अभी नौकरी लेना है, नौकरी के बाद पढ़ा जाएगा आराम से। तो अभी हमें बिल्कुल पेपर के पॉइंट से पढ़ना चाहिए, इधर उधर नहीं भटकना चाहिए। इतिहास ग्रंथ पढ़ो, वो चीज़ें याद करो जो पेपर में आए। अब वो नहीं कि जो आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपको जो अच्छा लगेगा वो पेपर में थोड़े ना आएगा। तो पेपर की दृष्टि से हमें पढ़ना है। चलिए अब आते हैं अज्ञेय की रचनाएं। अज्ञेय की कुछ रचनाएं हैं वो हम देखेंगे। ऊपर हमने देखा था भग्नदूत, चिंता, इत्यलम। नीचे देखेंगे बावरा हेरी, इंद्रधनुष रौदे हुए, अरियो करुणा प्रभामय, आंगन के पार द्वार, कितनी नाव में कितनी बार, सागर मुद्रा, मैं सन्नाटा बुनता हूँ। मैं सन्नाटा बुनता हूँ यहाँ दिया गया है, पर इसका नाम है मैं पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ। पहरे में सन्नाटा बुनता हूँ, ये है इसका पूरा नाम। आंगन के द्वार पे अज्ञेय को साहित्य अकादमी मिल गया है। कितनी नाव में कितनी बार पे ज्ञानपीठ मिल गया है। ये सब प्रश्न एग्जाम में पूछेंगे और ये हमें याद करना है तो याद करना, यही सब आएंगे पेपर में, ठीक। तो याद करना कठिन लगता है? कठिन नहीं है भाई, एक दो बार याद कर लेंगे आप। उसके बाद रचनाएं पूरी आदिकाल से लेकर एकदम नई कविता तक रचनाओं पे कमांड होना प्राथमिकता है। उसके बाद कुछ तो आदि में उनके पूर्ववर्ती काव्य, कॉन्सेप्ट, शब्द, रचना, प्रक्रिया, प्रकृति, चित्र, प्रेम, मृत्यु, समर्पण, आत्मदान, मौन, रहस्य को ही सूक्ष्मतर ढंग से अभिव्यक्त किया गया है। सभी कविताओं में व्यक्तित्व की अद्वितीयता का सार तत्व अवश्य मिलेगा। समर्पण और आत्मदान में बुनियादी अंतर नहीं है। गणितीय शब्दावली में कहा जाए तो दोनों की आधार रेखा अहम ही है। बावरा हेरी की एक कविता है। अब बावरा हेरी अज्ञेय की कविता है, देखिए क्या है। दीप अकेला, बावरा हेरी काव्य संग्रह में एक कविता है दीप अकेला। उसमें लिखते हैं अज्ञेय जी, यह मधु है स्वयं काल की मौना का युग संचय, यह अंकुर फोड़ धरा को रवि को तकता निर्भय, यह प्रकृत स्वयंभू ब्रह्मा अयुत, इसको भी शक्ति दे दो। आंगन के पार द्वार संग्रह की कविता भीतर जागा दाता में उसका आत्मदान भी अहम ग्रस्त है। उसका दाता बोलता है, लो यह सागर मैंने तुम्हें दिया, लो यह हरी भरी धरती, यह सवत्सा कामधेनु मैंने तुम्हें दी, यह अनुभव अद्वितीय, यही मैं अभी बता रही थी आप लोगों को, यह अनुभव अद्वितीय जो केवल मैंने जिया सब तुम्हें दिया। दान की सूची में अन्य वस्तुएं भी सम्मिलित हैं। इस दान में दाता का दम्भ इतना मुखर हो गया है कि मौन दान और मौन भाषा को दरकिनार कर दिया गया है। उन्होंने लिखा है अज्ञेय जी ने, मौन भी अभिव्यंजना है। पूछती है ये पंक्ति, तो इसे याद करना है आपको। मौन भी अभिव्यंजना है, जितना तुम्हारा सच है उतना ही कहो। पूछा जा सकता है कि भीतर दाता जागा में कितना सच और कितना मौन अभिव्यंजना है। कठिनाई यह है कि वह सेतु है जन जीवन की अजस्त्र प्रवाहिनी से असंपृक्त। वह मानव प्रतिनिधि है भीड़ से पृथक। वह हवाई यात्री है नर की अंधी आँखों में नारायण की व्यथा की कल्पना करने वाला अभिजात। दिन पर दिन जनजीवन से उसकी दूरी बढ़ती जाती है। तब अनुभव की भट्टी में तपे हुए कण कहाँ मिलेंगे? जहाँ भी मिले उसके पास बौद्धिक अनुभव की भट्टी जरूर है। इसे वह कम से कम शब्दों में व्यक्त करना चाहता है, यदि संभव हो तो मौन में भी। वह शब्दों का ही अर्थगर्भ उपयोग नहीं, अर्थगर्भ मौन का भी उपयोग करता है। मुझे 3-2 शब्द में वह मौन शब्द की भी मांग करता है। अज्ञेय की देखा देखी शायद ही कोई महत्वपूर्ण कवि हो
जिसने शब्द की मांग न की हो, मौन की आकांक्षा न की हो, पर कविता में मौन की मांग जितनी बढ़ती गई उसका बड़बोलापन भी उतना ही बढ़ता गया। आंगन के पार द्वार की अंतिम कविता असाध्य वीणा। तो असाध्य वीणा अज्ञेय की लंबी कविता है। पूछता है किसमें संकलित है, तो आंगन के पार द्वार में संकलित है, ये भी आपको ध्यान देना है। असाध्य वीणा में मौन भी है, समर्पण भी है, अद्वैत भी है और रचना प्रक्रिया भी है, रहस्य भी है। यदि नहीं है तो संवेदना। शब्द प्रयोग में अद्भुत तराश, चमक, ध्वनि और चमत्कार है। एक दर्शन या प्रत्यय को लेकर शुरू होती कविता उसी में लीन हो जाती है। यह उनकी प्रतिनिधि कविता मानी जा सकती है, वस्तु और रूप की दृष्टि से भी। जिस ध्यान संप्रदाय जैन बुद्धिज्म को इस कविता का आधार बनाया गया है उसे अशब्द संप्रदाय भी कहा जाता है। अन्य सिद्धांत शब्द सिद्धांत हैं, अन्य सिद्धांत लेख हैं, यह अलेख है। अन्य सिद्धांतों में बुद्ध के उपदेश हैं तो इसमें बुद्ध का मन या हृदय। यही कवि की अंतर्मुखता और अंतर्मुखता के संगठन की जटिलता है। पदबंधों को विशिष्ट ढंग से संगठित करके उन्हें गुण युक्त बनाया गया है। नाद, लय, वैविध्य, विशेषण, वक्रता, विस्मयात्मकता और विराट, अर्थबोध युक्त शब्दों का चुनाव, संबोधन, प्रगीतात्मकता, लघु दीर्घ वाक्यों के छंदत्व से संघटना का जो ग्राफ बनता है वह कविता के स्थापत्य को इस ढंग से प्रस्तुत करता है मानो एक ही प्रस्तर खंड को सावधानी से तराश कर कविता की मूर्ति गढ़ी गई है। नाद योजना से ही इस कविता को दीर्घायु मिली है। इसे दो क्षेत्रों से चुना गया है, प्रकृति के क्षेत्र से और कर्म के क्षेत्र से। जैसे वर्षा बूंदों की पटपट, महुए का चुपचाप टपकना, उत्सव ढोलक की थाप, कूंजों का क्रेंकार, थाप भैंसों के भारी खुरकी। दूसरे प्रकार का नाद जीवन जगत के संबंधों से लिया गया है। उनकी अपनी विसंगतियाँ जीवन के वैविध्य भी सूचक हैं, जैसे सोने की खनक, अन्न की सौंधी, खुदबुद, नई वधू की सहमी सी पायल ध्वनि, शिशु की किलकारी, जाल फंसी मछली की तड़पन, चहक नभे उड़ती चिड़िया की। इन सारी ध्वनियों में विराम चिन्ह की तरह अध्वनियाँ भी हैं। साएं साएं, नीरव, सन्नाटा, विलमे क्षण का तंद्रालस ठहराव, मौन। पूर्ण विराम तो मौन पर ही होता है। असाध्य वीणा साहित्य साधना की संकेतक है। प्रियमवद की तरह इसकी साधना में आत्मशोध करना पड़ता है, अहम का विसर्जन करना पड़ता है, शब्द में अशब्द की ओर जाना पड़ता है। लोग इसकी झांकृति को अपने अपने ढंग से लेते हैं, अर्थात कविता में अर्थ की अनेक परतें होती हैं। अन्यर्थ विसर्जन में द्वैत बना रहता है, किंतु यहाँ पे विसर्जन की पूर्णता है, अद्वैत है। कलाकृति के रूप में यह महत्वपूर्ण रचना है, आधुनिकतावादी रचना, इतिहास से कटी हुई। अज्ञेय के प्रकृति प्रेम में एक विराटता, एकांत और सन्नाटा है। उन्होंने उस प्रकृति को चुना है जिसे छायावादी कवियों ने मटमैला और प्रगतिवादी कवियों ने गदला नहीं बनाया। रामविलास शर्मा ने ठीक ही लिखा है कि प्रकृति प्रेम उनमें नैसर्गिक है। खेतों खलिहानों से दूर साधारणतः उनका मन ऐसे प्राकृतिक दृश्यों में रमता है जो सामान्य हिंदी पाठकों के लिए असाधारण होते हैं। शब्दों और उपमानों की तरह वह इस तरह के दृश्य भी काफ़ी अनुसंधान के बाद प्राप्त करते हैं। वर्ड्सवर्थ का प्रकृति चित्रण काफ़ी सुरक्षित किस्म का माना जाता है, फिर भी वर्ड्सवर्थ निर्जन प्रकृति का कवि नहीं है। वह प्रकृति के संसर्ग में निर्धन, पीड़ित, संघर्षरत मनुष्यों को भी देखता है, पर अज्ञेय की प्रकृति को मनुष्य का अस्तित्व गंदा नहीं करता। उनके लिए पर्वतों में मनुष्य की बस्तियां नहीं हैं, बस प्रकृति हैं और अज्ञेय हैं। किंतु वीरान प्रकृति मानवीय बस्ती से अछूती प्रकृति का अपना भव्य सौंदर्य होता है। जैसे मेरे घोड़े की टाप चौखटा जड़ाती जाती है।
आगे के नदी व्योम घाटी पर्वत के आसपास मैं एक चित्र में लिखा गया सा आगे बढ़ता जाता हूँ। अज्ञे जी ने शब्दों में नया अर्थ भरा है। सागर, मछली, पेड़, चिड़िया, द्वीप आदि पुराने प्रतीक हैं, किंतु कवि अज्ञे ने उन्हें एकदम नया संदर्भ दे के नई अर्थवत्ता से भर दिया है। जगह जगह उसके बिंबों की जिजीविसा देखते ही बनती है। उछली हुई मछली जिसकी मरोड़ी हुई देहवल्ली में उसकी जिजीविसा की आतुरता मुखर है, जैसे तड़े लता में दो बादलों के बीच के खंडा खिंचाव सब कौंध जाते हैं। उसके पास ब्योरों की साज सज्जा है, अलंकरण है, काव्य कौशल और उक्तियों की भी कमी नहीं है। उसने स्वयं कहा है कि यूँ तो मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ। काव्य अज्ञे जी कहते हैं कि मैं नया कवि, अज्ञे जी नहीं, वो तो सक्सेना जी कहते हैं, वो भी प्रयोगवाद के ही हैं। तो प्रयोगवादी कहते हैं कि मैं नया कवि हूँ, इसी से जानता हूँ सत्य की चोट बहुत गहरी होती है। तो प्रयोगवादी कवि कहते हैं कि यूँ मैं कवि हूँ, आधुनिक हूँ, नया हूँ, काव्य तत्व की खोज में कहाँ नहीं गया हूँ, किंतु उसकी उक्तियाँ सुक्तियों में बदल के चमत्कारिक हो उठती है। अपने को, अपने कथित सत्य को बार बार प्रक्षेपित करने का प्रयास उसे अपने अनुभव संसार से काट के एक बौद्धिक विश्व में बंद कर देता है। पाठक उसकी संवेदना से कोई रिश्ता नहीं बना पाता, क्योंकि वह काव्य उक्तियों की गुत्थियाँ सुलझाने में लग जाता है। अपने जीवन जगत से भिन्न किसी अज्ञेय दुनिया में पहुँच के वह अजनबियत का बोध करता है। इसके उत्तर में अज्ञे एक सूत्र प्रस्तुत करते हैं। अज्ञे लिखते हैं कि कवि ने गीत लिखे नए नए बार बार, पर उसी एक विषय को देता रहा विस्तार, जिसे कभी पूरा पकड़ पाया नहीं, जो कभी किसी गीत में समाया नहीं। किसी एक गीत में वह अट गया दिखता, तो कभी दूसरा गीत ही क्यों लिखता। बहुत अच्छी पंक्ति है अज्ञे की ये, कि अगर एक ही गीत में कवि अट गया होता तो दूसरा क्यों लिखता, कम पड़ गया होता तो दूसरे में आया है। बच्चन सिंह ने कहा है कि अज्ञे संस्कारी कवि हैं, ध्यान देना है। भाषा के प्रति, उसमें भी शब्दों के प्रति अत्यधिक सचेत और सतर्क हैं। चिंतन के क्षणों में उन्होंने शब्द पे विचार किया है। कविता में भी यह विषय वस्तु बन के आया है। उनके काव्य विकास में सही शब्द खोजने के साथ साथ वे अपने को भी खोजते रहे हैं। शब्दों के अर्थगर्भ उपयोग की चरम परिणति अर्थगर्भ मौन में होती है। अर्थगर्भ मौन तो उनके जीवन में भी था, पर सर्वत्र अर्थगर्भ मौन सध नहीं पाया है। जगह जगह अर्थगर्भ मुखरता का भी सन्निवेश हुआ है। दो शब्दों के बीच की फाँकों या अंतरालों पर भी उनकी दृष्टि गई है। शब्दों के मौन और शब्दों के बीच के रंध्र में छिपे अर्थों की ओर सबसे पहले उन्हीं की दृष्टि गई। अज्ञे के कला प्रयोगों से सीखने की आवश्यकता है। अज्ञे ने प्रगतिवादियों का विरोध जिन मुद्दों पे किया है वे गलत नहीं हैं। उनसे अधिक मुखर विरोध तो मुक्तिबोध ने किया है। मानवीय मूल्यों के नाम पे वे जिस रहस्य को रेखांकित करते हैं वह दर्शन अस्तित्ववाद के मुहावरों में जिंदगी से कट जाता है और कविता सामान्य जीवन और हवाई उड़ान के बीच प्रतीकों में अटक जाती है। प्रतीक अक्सर रहस्य लोक में भटका देते हैं। तो यहाँ पे हमारे अज्ञे जी समाप्त होते हैं और आते हैं मुक्तिबोध। तो मुक्तिबोध को हम लोग अगली क्लास में देखेंगे और 3 क्लासें होंगी तो आपका बच्चन सिंह का इतिहास समाप्त हो जाएगा। एक तरफ से रामायण ही हमने ख़त्म कर दिया, बहुत अच्छा इतिहास ग्रंथ था ये। तो 3 क्लासें और होंगी, 3 क्लासों में ये क्या हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। शुरू किया गया था और ख़त्म भी कर दिया गया। टाइम लगा थोड़ा, क्योंकि बीच बीच में कुछ प्रॉब्लम आती रहती हैं तो बंद हो जाता है। अब कोई ऑफिशियल तो बिल्कुल वो है नहीं, एकदम हम लोग पढ़ने वाले लोग हैं, जब जैसे समय मिलता है पढ़ते रहते हैं। वीडियो मैंने इसलिए बनाना शुरू किया था क्योंकि मुझे खुद सुन के पढ़ना काफ़ी बहुत पसंद है। जब हम सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे थे तो हम उसमें सिखाया जाता है कि बहुत पढ़ने के तरीक़ों का प्रकार होता है, अलग अलग से लोगों को पढ़ने में इंटरेस्ट आता है। कुछ लोग सुन के अच्छा लगता है पढ़ने में, कुछ लोगों को अपने से स्वाध्याय करने में अच्छा लगता है, कुछ लोगों को देख के पढ़ना अच्छा लगता है, कुछ को ऑफलाइन पढ़ना अच्छा लगता है। तो मेरी प्रवृत्ति सुन के ज़्यादा है। तो मैं किसी चीज़ को सुनती हूँ
तो बहुत अच्छे से 1-2 बार सुनती हूँ तो अच्छा लगता है पढ़ने में। और फिर स्वाध्याय तो करना ही है, वो तो होता ही है। स्वाध्याय में याद करना है, पढ़ना है, पर सुनना भी काफ़ी अच्छा होता है। तो मैंने अपने लिए ही किया था कि मुझे बच्चन सिंह का इतिहास ग्रंथ बना के वीडियो मैं अपने यूट्यूब पे डाल दूँ, ताकि जब मेरी इच्छा हो मैं उसे सुन लिया करूँ। जैसे मैं कहीं हूँ जहाँ मेरे पास किताब नहीं है, कभी गाँव चली गई, घर चली गई, तो वहाँ भी मतलब मैं अपनी वीडियो सुन लिया करूँ। और मैं एक दिन में बहुत वीडियो सुन लिया करती हूँ, मतलब जब ज़रूरत होती है तो सुन लेना है। तो इसीलिए बनाया गया और ख़त्म हो रहा है तो अच्छा है, समाप्त कर दिया हमने। और जिनके पास किताब नहीं है, जो पढ़ना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, वो भी देख सकते हैं। बिल्कुल अच्छे से बताया गया है। थोड़ा स्पीड पढ़ती हूँ मैं, क्योंकि धीरे धीरे पढ़ना मेरी प्रवृत्ति में नहीं है, पर आ जाएगा वो भी, धीरे धीरे भी मैं पढ़ने लगूँगी। तो कोशिश तो रहती है कि अच्छे से आप लोगों को समझ में आए। लाइव क्लास भी होती है, क्वेश्चन पढ़ते हैं, बनाते हैं, तो उसमें भी आप सभी जुड़ सकते हैं। और क्लास को सभी के यहाँ शेयर करिए, जिनको भी पढ़ना है सबके यहाँ पहुँच जाया करे क्लास, क्योंकि सभी के पास किताबें नहीं होती हैं। हर किताब सभी लोग नहीं खरीद पाते हैं, या खरीद भी पाते हैं तो बहुत जगह तो मिलता ही नहीं है। जैसे अब आप इलाहाबाद बनारस हैं तो वहाँ मिल जाएगा, अब ऐसी जगह पे हैं कहीं जहाँ मतलब कि टीचिंग लाइन में तैयारी नहीं होती है, तो वहाँ किताबें ही नहीं मिल पाती हैं जल्दी। तो वो भी आदमी सुन सकता है, एक बार सुन ले, एक बार पढ़ ले तो बहुत है। फिर अपना प्रैक्टिस करिए, नोट्स पढ़िए, प्रश्नों पे ध्यान दीजिए, काफ़ी है। तो चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। क्लास देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। क्लास कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। आपके कुछ सुझाव हो, विचार हो तो उसे भी बता सकते हैं। इस क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं।